Hello friends, this is Muhammad Shakir, nursing officer. Today we are going to discussion about cell and cell cycle. एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसके साथ में यदि आपने अभी तक हमारा पहला वाला वीडियोस नहीं देखा है तो यूट्यूब की हमारी इस प्लेलिस्ट में जाएं, जिसमें सेल के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन किया गया है और सेल ऑर्गेनेल्स एंड उसके अलावा वीडियोस के अंदर क्वाड्रेंट्स, अब्डोमिनल रीजन्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पहले वीडियोस अपलोड किए गए हैं। हम पढ़ रहे हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के लिए, यानी जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या कंपटीशन पर्पज़ की तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीज़न यानी सेल साइकिल। सेल साइकिल के साथ में कुछ क्वेश्चन से भी अपलोड किए जाएंगे और उसका आप कमेंट कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। कमेंट के बाद में आपको रिप्लाई किया जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन किए जाएंगे। लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक देखते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सेल एंड सेल डिवीजन। तो क्या होता है सेल? सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन। तो व्हेन सेल डिवीजन होता क्या है या सेल साइकिल होता क्या है? व्हेन ए पेरेंट सेल, कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड करती है डॉटर सेल के अंदर और किसमें? गिवन जनरेशन टाइम के अंदर। यानी कि आप ये वाली सेल को हम कह देते हैं पेरेंट सेल और ये डिवाइड करके पहुंच रही है किसमें? 1 और 2। तो ये दोनों डॉटर सेल, फिर ये दोनों पेरेंट हम मानते हैं तो ये डिवाइड करके कितनी हो गई? 4 डॉटर सेल। ये इन चारों को हम पेरेंट मानते हैं तो कितने में डिवाइड हो गई? 8 के अंदर डॉटर सेल हो गई। यानी किसी जनरेशन टाइम के अंदर पेरेंट से सेल का डिवाइड होके डॉटर सेल बनाना कहलाता है सेल डिवीजन। अब बात करते हैं जनरेशन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन? तो ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोला जाएगा जनरेशन टाइम। यदि हम स्पेसिफिक बात करें ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल का जो जनरेशन टाइम है वो 24 आवर्स है। कितना है? 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सेल डिवीजन होता क्या है या सेल साइकिल होती क्या है या जनरेशन टाइम क्या होता है। अब एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझें और इसका आंसर कमेंट करें। सही होता है तो फिर उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा तो मैं आपका नाम उसमें लूँगा कि ये आपका क्वेश्चन सही है। इस मतलब इस मेरे दोस्त ने या भाई ने ये आंसर सही दिया है, या फिर वहाँ आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। जैसे जनरेशन टाइम 4 मिनट है, किसी सेल का जनरेशन टाइम कितना दिया हुआ है? 4 मिनट दिया हुआ है। डॉटर सेल 32 बनने में कितना टाइम लगता है? समझने की कोशिश कीजिए कि एक सेल का जनरेशन टाइम 4 मिनट है, यानी ये कितना है? 4 मिनट है। तो इसी सेल की 32 डॉटर सेल बनने में कितना टाइम लगता है? बस यही आंसर, इसी का आपको क्वेश्चन कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट सेल साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइकिल या सेल क्या है? तो साइक्लिक इवेंट करती है जो पेरेंट सेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। डिवीजन के लिए जो भी सेल साइक्लिक इवेंट कर रही है उसको क्या बोला जाएगा? सेल साइकिल। अब सेल साइकिल है वो कितनी टाइम की होती है? 24 आवर्स की। तो 24 आवर्स, क्योंकि जनरेशन टाइम 24 आवर है तो सेल साइकिल का सेल डिवीजन टाइम कितना हुआ? 24 आवर। उसके अंदर 2 फेजेज हैं 24 आवर में। एक को बोला जाता है इंटरफेज, एक को बोला जाता है एम फेज। तो इंटरफेज या फिर 23 आवर प्रिपरेटरी फेज, जिसको बोला जाता है डिवीजन फेज। डिवीजन जो फेज होती है उसकी भी 3 फेजेज अदर में होती है। एक को G1 फेज जो होती है 9 to 11 आवर, एक को S फेज बोला जाता है जो वो होती है 8 to 9 आवर, उसके बाद G2 फेज एंड देन M फेज। ठीक है, पहले इस फेज के अंदर सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को कि मुझे अब डिवाइड होना है, 2 डॉटर सेल बनानी है। फिर ये एम फेज में पहुंचेगी। अब एम फेज कितनी देर का पहुंचा? देखो 24 में से 23 गए तो 1 आवर का क्या बचा अपने पास में? एम फेज बची। ये जो डिवीजन था ये डिवीजन किसके द्वारा दिया गया? हवार्ड एंड पेले के द्वारा ये सेल डिवीजन दिया गया। आगे बात यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं जो फेजेज इंटरफेज की हैं उनकी।
तो इंटरफेज में फर्स्ट फेज थी वो थी 9 to 11 आवर, जिसके अंदर G1 फेज में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं सेल के लिए प्रिपरेशन टाइम में। तो देखो मेटाबॉलिक एक्टिव होगी यानी प्रोटीन और एंजाइम जो होंगे वो एक्टिव होंगे। साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म अब डबल हो जाएगा, जिसकी हम बात कर चुके हैं। यदि आपको साइटोसोल नहीं पता है, साइटोप्लाज्म नहीं पता है, तो सेल वाला वीडियो, पहला वाला वीडियो आप कंप्लीटली वहाँ जाके देखें, आपको सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीटली वहाँ से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल जितने भी हैं, जितने सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाएंगे। जैसे गोल्गी बॉडी, अदर राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स एंड अदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस वगैरह जिसकी भी हमने बात की है पहले, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाएंगे। फिर सेल पहुंचेगी एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि एस फेज के अंदर अब किस डीएनए का रेप्लिकेशन यानी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। फिर एस फेज से किस में पहुंची, G2 फेज के अंदर, जिसके अंदर अब जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया अब डबल होगा, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होगी इंक्रीज, और साइज अब स्टेबल फॉर्मेशन, स्टेबल पॉइंट में पहुंच जाएगी। क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद सेल पहुंच जाती है एम फेज में, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स G1 फेज में डबल नहीं होता है, या फिर कौन सा ओनली सेल ऑर्गेनेल्स G2 फेज के अंदर डबल होता है। ये क्वेश्चंस आम मतलब कम्पिटिटिव पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं एम फेज के अंदर सेल पहुंची, तो एम फेज का दूसरा नाम डिवीजन फेज हम कह सकते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, दो चीज़ों के अंदर पहली फेज न्यूक्लियस फेज, यानी न्यूक्लियस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसको बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस। यानी न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है वो कैरियोकाइनेसिस है, एंड साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उसके अंदर तीन फेजेज होती है, प्रोफेज, तीन नहीं चार, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, यानी आप इसको याद कर सकते हैं PMT और बीच में आप लगा दो A, यानी PMT के नाम से आप याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि इस फेज़ के अंदर ये हुआ तो इसके बाद कौन सी फेज़ आएगी, इस फेज़ के अंदर ये हो रहा है तो कौन सी फेज़ आएगी। एक चीज़ मैं अभी यहाँ पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूँ, प्रोफेज एंड टीलोफेज, प्रोफेज एंड टीलोफेज, ये वाली फेज और ये वाली फेज एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी इसके अंदर जो काम होगा वो इसके अंदर अपोजिट में होगा, या इसके अंदर जो काम नहीं होगा वो इसमें काम होगा, ठीक है। चलिए अब फेज की बातें करते हैं। सबसे पहली फेज हमने कौन सी बताई, प्रोफेज। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, सबसे लंबी फेज कौन सी है कैरियोकाइनेसिस की, तो आप आंसर दे सकते हैं प्रोफेज। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। स्पिंडल फाइबर क्या होंगी, या माइटोटिक स्पिंडल अपीयर्स होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर अपीयर। सेंट्रोजोम क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, और क्रोमेटिन कंडेंस और मोर थिकर होके अपने को विजिबल होने हो जाते हैं। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं कि इसके एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोजोम्स है और स्पिंडल फाइबर्स है। अब देखिए क्या हुआ, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी ये दोनों अपोजिट आ जाएंगे इस न्यूक्लियस। क्रम्स है उसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, और स्पिंडल फाइबर यहाँ अपोजिट में आने के बाद में एक दूसरे के क्रोमेटिन सेंट्रोजोम सेंट्रोमियर के साथ में अटैच होके और फिर इसको खींचने की कोशिश करते हैं, डिवाइडेशन करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर ये डायग्राम समझ में आया आपको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी फेज है, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो क्या होंगे, अब सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच विथ सेंट्रोमियर, ये वाला जो पार्ट है यानी क्रोमोसोम्स के सेंट्रो वाला पार्ट है, वहाँ से सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज एट साइटोप्लाज्म एट सेंटर। देखिए
ये सेंटर पे यहाँ अटैच हो रहे हैं और इसको क्या बोला जाता है, मेटाफेज प्लेट। क्या बोला जाता है, मेटाफेज प्लेट इसको यहाँ पे बोला जाता है। क्रोमोजोम्स जो होंगे वो मोर काउंटेबल है। देखिए पहले हम क्रोमोजोम्स को काउंट नहीं कर पा रहे थे, बट अब आप यहाँ पे क्रोमोजोम्स को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने क्रोमोजोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे और डॉटर क्रोमोजोम्स जो होंगे अपोजिट पोल की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे। ये इधर जा रहे हैं, ये इधर, अपोजिट पोल की तरफ दोनों मूव करने एक दूसरे की तरफ स्टार्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीलोफेज। मैंने क्या कहा था पहले, मैं बता चुका हूँ कि टीलोफेज इज अपोजिट टू प्रोफेज। तो डॉटर क्रोमोजोम्स क्या होंगे, रीचेज टू अपोजिट पोल। डॉटर क्रोमोजोम्स अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए। नीचे डायग्राम भी देखते रहें। वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, अपीयर होगी। किसके चारों तरफ, इन दोनों क्रोमोजोम्स की तरफ, ये और ये। स्पिंडल फाइबर वहाँ अपीयर हो रहे थे, यहाँ डिसअपियर होंगे। किसके चारों तरफ, अराउंड सेंट्रियोल। और क्रोमोजोम्स एनकॉइल्ड यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम, प्रोफेज टू टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर देखिए अपोजिट में जा रहे हैं सेंट्रियोल्स और क्रोमोजोम्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। प्रोफेज प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज के अंदर क्या हुआ, ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच बनने स्टार्ट हो गए और क्रोमोजोम्स के साथ में अटैच होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ मेटाफेज के अंदर एक प्लेट में आ गए, स्पिंडल फाइबर दिखने लग गए, सेंट्रियोल्स भी अपने को देखने लगे। एनाफेज के अंदर दोनों के अंदर डिवाइडेशन हुआ और दोनों क्रोमोजोम्स एक दूसरे के साथ अपोजिट होने लगे। और टीलोफेज के अंदर सेल के अंदर डिवाइडेशन और न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन थी वो अपीयर होना स्टार्ट हो गई और सेल भी डिवाइडेशन के लिए तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सेल पहुंच गई किसमें, कैरियोकाइनेसिस के बाद पहुंच गई साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेंट्रीपिटल प्रोसेस से होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। यानी सेल ये है तो इस सेल का यहाँ से डिवीजन होगा, यहाँ से, ना कि यहाँ से। अंदर से डिवीजन नहीं होगा, बाहर से सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होगा। आफ्टर साइटोकाइनेसिस दो डॉटर सेल बनती है और डॉटर सेल्स कैसी रहेगी, सेम एज पेरेंट। कैसी रहेगी, सेम एज पेरेंट सेल रहेगी। जैसे ये पेरेंट है तो सेम एज लाइक कैसी बनेगी, पेरेंट सेल की। और अब बात करते हैं कि ये हम किसके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे माइटोसिस सेल डिवीजन या इक्विटेशनल सेल डिवीजन या सोमेटिक सेल डिवीजन हम अब तक पढ़ रहे थे। इसी का नाम है माइटोसिस सेल डिवीजन। आज तक जो कन्फ्यूजन था वो शायद आपका इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मियोसिस। अब डाउट मियोसिस में भी बहुत सारे होते हैं, तो मियोसिस का दूसरा नाम रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन या रिडक्शनल सेल डिवीजन भी आप याद रख सकते हैं। क्या होता है, ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड सेल। हमेशा कहाँ होगा, डिप्लॉइड सेल में होगा। और कहाँ होगा, ह्यूमन के गोनाड्स में होगा। इसके लिए दो प्रोसेस हैं, कौन कौन से, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जैसे ही न्यूक्लियस के लिए कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के लिए साइटोकाइनेसिस। तो ये प्रोसेस पहले ये वाला होता है, उसके बाद ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है और फिर ये वाला होता है। आगे बात समझिए। तो सेम एज क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट में भी वही सेम, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। उसके बाद वो पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म से फिर पहुंच गया मियोसिस सेकंड के अंदर, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अगली बात समझिए। अब बात करते हैं एक एक फेज के अंदर क्या क्या चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर यानी मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सेम वही, स्पिंडल फाइबर अपीयर, सेम वही, और सेंट्रोजोम्स अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने लग गई। सेम वही बात जो पुरानी हम पढ़ते हुए आ चुके हैं। अब यहाँ दो इवेंट नए होते हैं। एक तो होता है सिनेप्सिस, यानी होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है, सेम जो क्रोमोजोम्स है वो अपना टेट्राड बना देते हैं, ऐसे वाली स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी ऐसी स्ट्रक्चर, सही नहीं बन रहा, कैसी स्ट्रक्चर, ऐसी वाली स्ट्रक्चर।
ये टेट्राड। या फिर क्रॉसिंग ओवर, मान लो कि इसके ऊपर कुछ भी अदर क्रोमोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ अदर कोई भी प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के साथ में सिनेप्सिस करके क्रॉसिंग ओवर अपना फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना दिखा देते हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं, देखिए मियोसिस फर्स्ट का डायग्राम है प्रोफेज के अंदर, 2n = 4n में बनेगा, स्पिंडल फाइबर्स हैं या अपीयर होने हैं, और ये सेंट्रियोल्स वापस चले गए, क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, और बाकी सारी जो बातें हम पहले कर चुके हैं। फिर पहुंच गई सेल किस में, मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो अपर स्पिंडल फाइबर है वो अटैच किससे करेंगे, अपर रो ऑफ सेंट्रोमियर से, और लोअर वाले स्पिंडल फाइबर किससे करेंगे, लोअर रो ऑफ सेंट्रोमियर से, और सो टू मेटाफेज प्लेट एज लाइक मेटाफेज प्लेट आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ठीक है, मेटाफेज प्लेट यहाँ नीचे शो हो रही है। ये स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रोमियर है, और सारा क्रोमोसोम्स मेटाफेज फर्स्ट है। उसके बाद एनाफेज फर्स्ट की हम बात करें तो अपर रो क्रोमोसोम्स मूव टू अपर पोल एंड लोअर रो क्रोमोसोम्स मूव टू लोअर पोल। ये वाले इधर खींच रहे हैं, ये वाले इधर खींच रहे हैं, तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स किधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होमोलोगस पेयर के अंदर सेपरेशन होकर डिवाइडेशन होना शुरू हो गया। फिर पहुंच गए हम टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच गए, भाई ये पहुंच गए और ये पहुंच गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब अपीयर हो गई, किसके चारों तरफ, क्रोमोसोम्स के, देखिए अंदर दिख रही है। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर, देखिए स्पिंडल फाइबर कहीं नहीं है ना इस सेल के अंदर, और क्रोमोसोम्स भी अब क्या हुए, अनकॉइल्ड होके अपने को शो होने स्टार्ट हो गए। ये डायग्राम है, नीचे वाला डायग्राम आप देख के समझ सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सी जाएगी, मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के अंदर सेंट्रीपिटल प्रोसेस मैं भी बता चुका हूँ, सेंटर से ये उससे बाहर से डिवाइडेशन होगा आउटवर्ड टू इनवर्ड, और फ्रॉम फॉर्म डॉटर सेल कंटेन्स न्यूक्लियस हाफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स कितना होगा, अब इसके अंदर हाफ हो जाएगा। गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, इन दोनों के बीच में यदि कुछ गैप है तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरकाइनेज फेज। कौन सी फेज, इंटरकाइनेज फेज को कंप्लीटली बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम सेंट्रोसोम्स जो होंगे, सेंट्रोसोम्स अब कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी भी तो सेल को डिवाइडेशन और शो करना है, इन दोनों सेल को भी क्या करना है, डिवाइडेशन शो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड वही कैरियोकाइनेसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब मियोसिस सेकंड है, ये आप समझ सकते हैं, ये सेम एज लाइक माइटोसिस। कैसी है, माइटोसिस के जैसी सेम है। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद में क्या होगा, 4 डॉटर सेल बनेगी और कंटेन क्या करती है, हाफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द पेरेंट सेल। पेरेंट्स सेल से अब इनके अंदर कैसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, हाफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। चलिए समझते हैं इस डायग्राम से। डायग्राम में क्या कहा है कि पहले फेज किसमें है, इंटरफेज में, यानी इंटरफेज की मैंने बात की तो 23 आवर्स का जो इंटरफेज था, उसके बाद क्या हुआ, 1 आवर की जो फेज बची वो होगी। तो 1 आवर के अंदर क्या हुआ, प्रोफेज हुआ, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, सेंट्रियोल्स अपने अपने अपोजिट पोल में और डबल हो गए, देखो हो गए ना, डबल दिख रहे हैं ना, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल। टीलोफेज के अंदर ये दोनों सेल अब डिवाइड होकर 2 सेल बन गई। ये कौन सी है, ये मियोसिस फर्स्ट है। यही सेल दोनों जो बनी ये पहुंच गई किसमें, मियोसिस सेकंड के अंदर, यहाँ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और फिर ये दोनों सेल डिवाइडेशन हो गई, प्रोफेज, सेकेंड, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। अब देखिए काउंट करके 1 2 3 4 कितनी सेल बनी, 4 सेल अपने को देखने को मिली, सेम एज लाइक पेरेंट सेल बट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट क्या देखने को मिली, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब अपने को देखने को मिले। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर ऑलवेज फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए ये वाले पॉइंट हमेशा आपको याद रखने की ज़रूरत है। कौन कौन से, माइटोसिस का दूसरा नाम वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल डिवीजन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो ये वाला डिवीजन है माइटोसिस वाला, उसको आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होगी, 2 आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होगी। अब ये वाला प्रोसेस होता कहाँ है, ये वाला प्रोसेस डेड सेल में,
इंजर्ड सेल में या टिश्यू ग्रोथ के अंदर। जैसे सपोज दैट मैं एक बात समझाने की कोशिश करूँ, सपोज दैट मेरा ये हैंड है या किसी का भी ये हाथ है और यहाँ से कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो क्या यहाँ पे जो स्किन दोबारा बन रही है वो अदर पहले जो वाली जो स्किन थी उससे अलग बनेगी? नहीं, थोड़े दिनों बाद क्या होगी, वही स्किन क्या होगी, सेम एज लाइक अपने को दिखने लग जाएगी जो पहले थी। तो यानी टिश्यू ग्रोथ हो गई, इंजर्ड सेल को किया या डेड सेल को भी वापस उसने आइडेंटिकल सेल डिवीजन करके वापस वैसी की वैसी बना दी। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस इंपॉर्टेंट किसके लिए है? प्रोड्यूस गैमीट्स इन ह्यूमन के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमिट्स करते हैं। क्रोमोसोम्स जो इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वो हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाफ अपने को देखने को मिलेंगे। जीवन फेज जो होगी वो बहुत ज़्यादा यदि लंबी हो जाती है तो उसको बोला जाता है क्योसेंट फेज। और जो हमारी नर्व सेल है वो ऑलवेज क्या शो करती है? क्योसेंट फेज। एट द टाइम, कुछ टाइम तक वो क्योसेंट में नहीं होती है, कुछ टाइम तक वो डिवाइड होती है, बट उसके बाद यदि वो इंजर्ड होती है तो उनके अंदर सेल डिवीजन वाली प्रोसेस नहीं होती है। इसीलिए जब किसी की नर्व डैमेज हो जाती है तो वहाँ उसको सेल डिवीजन देखने को हमें नहीं मिलता। फिर बात करते हैं यदि कोई सेल एस फेज में पहुंच गई तो वो सेल डिवीजन शो करेगी। एक समझने की कोशिश करते हैं एस फेज का मतलब क्या है। एस फेज का मतलब हमने पहले 4 फेजें पढ़ी थी, G1, S, G2 देन M फेज। यदि कोई सेल G1 फेज में ही है तो S फेज में नहीं आई तो मतलब उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा। सपोज दैट कोई सेल कहाँ पहुँच गई? S फेज में पहुँच गई, तो अब वो कंप्लीट सेल डिवीजन शो करेगी ही करेगी। क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी फेज के अंदर सेल पहुँचने के बाद में सेल डिवीजन कन्फर्म शो करती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं म्यूटेशन क्या होता है। व्हेन जेनेटिक मेकअप अल्टर्ड, किसी भी कारण से जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई अल्ट्रेशन हुआ, उसकी वजह से बॉडी के अंदर या उसके ऑर्गन जब डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन आपको हमें देखने को मिला, उसे क्या बोला जाएगा? म्यूटेशन बोला जाएगा। आ गई बात समझ में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी तक यदि आपने सेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाले कुछ लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, सेल के बारे में वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा वहाँ पे आप एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजीज वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ कैविटीज़ यानी या फिर क्वाड्रेंट, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, कहाँ कहाँ किस लिए दर्द होता है, एब्डोमिनल रीजन, आप वहाँ से जाके कंप्लीट उस वीडियो देख के कंप्लीट वहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो अपने भाई के लिए एक लाइक, एक शेयर उसको करें जो आपका दोस्त वगैरह है, जो पढ़ना चाह रहा है, सेल वगैरह समझ में नहीं आती है या कुछ अभी 11th क्लास में है या एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ रहा है या BSc नर्सिंग कर रहा है। और फिर सब्सक्राइब करना भी ना भूले, थोड़ा सा प्यार सब्सक्राइब करके भी अपना दिखा दें, ठीक है। थैंक यू। बाकी वीडियोस भी देखें और आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन YouTube चैनल।